ओके, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर को खत्म कर लिया था। ठीक है, 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर को मैं थोड़ी सी ग्लिम्स दे दूं तो हमने देखा था कि किस तरीके से 1962 में जब चाइना ने इंडिया पर अटैक करके लद्दाख वाला एरिया कब्जा लिया था, तो उसके बाद पाकिस्तान ने सोचा कि इंडिया हार चुका है 62 के वॉर में, अब हम भी क्या करते हैं, इंडिया पर अटैक करके इसका एरिया कब्जा लेते हैं। तो पाकिस्तान ने गुजरात वाले एरिया जो कच्छ था उसको क्लेम कर दिया, उसने यहाँ पर अटैक किया, यहाँ पर लड़ाई होती है। फिर उसके बाद पंजाब वाले एरिया में उसने अटैक कर दिया, तो पंजाब वाले एरिया में लड़ाई होती है। हमारे जो सोल्जर्स थे, आर्मी पर्सनल थे, वो लोग गए और वो लोग ने यहाँ से मारते 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 लाहौर तक घुस गए थे। जब लाहौर तक घुस गए तो पाकिस्तानियों ने जम्मू कश्मीर में जो कि बम्बार्डमेंट करना शुरू कर दिया और ऊपर से एयरफोर्स से लड़ाई करना चालू कर दिया। फिर हमारे जो एयरफोर्स के सैनिक थे उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया, नीचे से गए, ऊपर से मारे, मतलब धज्जियां उड़ा दी। पूरा का पूरा स्टोरी हम लोगों ने इसमें 65 के वॉर में समझ लिया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, 65 के वॉर में 62 में हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि सारा का सारा ब्लेम आया, हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई। 65 में हमने किसको खो दिया? 65 के वॉर में लाल बहादुर शास्त्री। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है, जहां पर 10 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एक समझौता होता है, ताशकंद अंडरस्टैंडिंग या ताशकंद समझौता, जिसके तहत हमने जितना एरिया कब्जाया है वो हमें रिटर्न करना होगा। यानी पुरानी जो पोजीशन थी, चाहे पाकिस्तान की और चाहे इंडिया की, वो वापस से हमें अपनी पुरानी पोजीशन पे जाना था। तो पाकिस्तान हरामी के बच्चे ने जो कब्जाया हुआ एरिया था वो वहां चला गया और हम लोगों ने जो लाहौर तक हम घुस चुके थे, हमें वहां से वापस भारत अपनी टेरिटरी में आना पड़ा। ठीक है, ओके। तो 66 में अगर हम बात करते हैं, 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत की नई प्रधानमंत्री बनती हैं इंदिरा गांधी। ठीक है, 1966 में भारत की जो प्रधानमंत्री बनती है वो कौन बनती है? इंदिरा गांधी। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं 1971 का वॉर के बारे में, 1971, जिसे हम लोग बांग्लादेश लिबरेशन वॉर या इंडिया पाकिस्तान 1971 के वॉर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो, जब देश का डिवीजन हुआ था 1947 में, तो ये जो भारत था, भारत दो टुकड़े में बटा। इधर का ये एरिया कहलाया वेस्ट पाकिस्तान और इधर का जो आज का बांग्लादेश है वो कहलाया था ईस्ट पाकिस्तान। अब क्यों ये ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बना था? ड्यू टू द पॉपुलेशन। यहाँ जो बंगाल वाला एरिया था, बंगाल में मोस्टली जो कौन रहते थे? मुस्लिम रहते थे। और इधर वाले एरिया में सिंध प्रोविंस हो गया या बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पर भी जो कौन रहते थे? मुस्लिम रहते थे। तो डिवीजन के बाद ये हुआ कि भारत के जितने भी मुस्लिम हैं, अगर वो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान में जा सकते हैं, और पाकिस्तान के जो हिंदू हैं वो भारत में आना चाहते हैं तो भारत में आ सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पॉपुलेशन को देखते हुए बांग्लादेश वाला जो एरिया था उसे ईस्ट पाकिस्तान कर डिवाइड कर दिया गया था। लेकिन ये जो वेस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे वो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को उतनी वैल्यू नहीं देते थे। ये लोग कहते थे कि ये लोग असली मुस्लिम नहीं है, क्योंकि ये लोग बंगाली बोलते थे। तो इन लोगों को लगता था कि बंगाली बोलने वाले मुसलमान नहीं होते हैं। ठीक है, इन मुसलमान मतलब कि पाकिस्तानियों में जो मुस्लिम कैटेगरी होती है ना, ये लोग डिवाइड करके रखते हैं। जैसे अहमदिया होता है, ठीक है, उसके बाद सिया होता है, सुन्नी होता है। तो सिया मुसलमान सुन्नी को नहीं देखना चाहता है, सुन्नी मुसलमान सिया को नहीं देखना चाहता है। सिया जबकि सुन्नी के उसमें मस्जिद में जाके बम फोड़ देगा, सुन्नी वाला सिया के मस्जिद में फोड़ देगा। मतलब इन लोग को अपने ही धर्म में ये समझ में नहीं आता कि भाई मस्जिद तो एक ही है, हम सब एक ही अल्लाह की पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी इन लोग का कहना है कि सिया मुसलमान नहीं है और अहमदिया मुसलमान नहीं है, वहाबी मुसलमान नहीं है। इसमें से हर एक जो मुसलमान है वो अपने आप को पैगंबर समझता है, उसको लगता है कि उसका ही ट्रेडिशन या उसका ही तरीका सही है और बाकी सब लोग गलत है। समझ में आ रहा है? तो अब उसकी वजह से क्या होने लगा कि ये जो वेस्ट पाकिस्तान के जितने भी सैनिक होते थे, सोल्जर होते थे, ये लोग क्या करते थे? बांग्लादेश में रहने वाले मुसलमानों का बहुत ही शोषण करते थे। ठीक है, यहाँ से कोई भी इलेक्शन होता था तो यहाँ का कोई भी बंदा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता तो उसको कोई वैल्यू ही नहीं दी जाती थी। ठीक है, उसको कोई भी वैल्यू नहीं दी जाती थी। इनके पार्लियामेंट में या इनके मिनिस्ट्री में जो भी बड़े बड़े लोग होते थे वो इसी वेस्ट पाकिस्तान से आते थे, जो बड़े बड़े पोस्ट को क्या करते थे? होल्ड करते थे।
ठीक है। तो सारा का सारा डेवलपमेंट वो लोग इसी तरफ देखते थे। बांग्लादेश, ये ईस्ट पाकिस्तान में लोग कोई भी डेवलपमेंट नहीं देखते थे, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को धीरे धीरे क्या होने लगे, त्रस्त होने लगे। और अब इन लोग की हरामी पना देखो वेस्ट पाकिस्तान की, ये लोगों ने अपने सैनिक को भेज करके यहाँ पर क्या करवाया, बहुत ही अत्याचार करवाते थे। यहाँ के जो वेस्ट पाकिस्तान के सैनिक रहते थे वो आते थे ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को बेदर्दी से पीटते थे, ठीक है। उनकी कोई वैल्यू नहीं होती थी, उनसे उनका खाना छीन लेते थे, उनके कपड़े रहे, उनसे हथियार छीन लेते थे, हर एक चीज। और वहां की महिलाओं को वो लोग पकड़ पकड़ के रेप किया करते थे। इन पाकिस्तानियों का इनका क्या कहना था कि यहाँ के जो लोग हैं ना उनकी नस्ल खराब है, अब हमसे जो बच्चे होंगे तो उनकी नस्ल सुधरेगी। अब साले आतंकवादियों की नस्ल आतंकवादी ही होगी, वो आइंस्टीन नहीं होगी, समझ में आ रहा है। अब इन गधों को खुद नहीं पता रहता कि इनका पप्पा कौन है, ठीक है, क्योंकि इनको काम क्या आता है, 3-4 शादी करेंगे, लुंगी पहनेंगे, बाकी और कुछ काम तो आता नहीं है। हाँ, तो अब ये लोग अगर कहने लगे कि ईस्ट पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनका खून खराब है, उनकी नस्ल खराब है, तो ये कोई गधा ही रहेगा जो इस बात पर बिलीव करेगा, ठीक है। अब जब यहाँ उनकी औरतों को बलात्कार करने लगे, रेप करने लगे, तब यहाँ पर एक संगठन थी। अच्छा, इस संगठन से पहले ही यहाँ पर एक जो लीडर थे यहाँ के लोगों के लिए लड़ते थे, वो थे शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। ये है शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। अब ये शेख मुजीबुर रहमान क्या हुए कि एक बार जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन होने के बाद शेख मुजीबुर रहमान यहाँ से जीत गए, ठीक है, और इनको बहुत भारी मेजोरिटी मिली। और इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी, जब मेजोरिटी इनको मिली तो इन्होंने कहा कि अब हम क्या बनेंगे, सेंटर में अपना गवर्नमेंट बनाएंगे और हम पीएम बनेंगे। अरे भाई साहब, ये वेस्ट पाकिस्तान वाले जो आर्मी पर्सनल थे, इन लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया। बोला कि इधर से कैसे हमारा प्रधानमंत्री कोई आ सकता है, समझ आ रहा है। हाँ, वोटिंग इधर भी हुई थी, इधर भी हुई थी, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान को यहाँ से क्या हुआ था, सबसे ज्यादा वोटिंग मिल गई थी। और इनकी जो पार्टी थी वो जीत चुकी थी पूरी तरीके से मेजोरिटी के साथ। जैसे अपने भारत में पार्टियां हैं, है ना, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम जनता पार्टी है, तो जिसको ज्यादा मेजोरिटी मिल जाएगी वो सेंटर में जाकर के अपना जो कि वो बना लेगा गवर्नमेंट, है कि नहीं। तो वैसे ही शेख मुजीबुर रहमान को अच्छा खासा वोट मिला और वो प्रधानमंत्री के लिए अपने दावेदारी रखे। लेकिन यहाँ पर क्या कर लिया उन लोगों ने, शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया, ठीक है। कहा कि ईस्ट पाकिस्तान से कोई भी बंदा हमारा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है, नहीं बन सकता है, ठीक है। अब जैसे इन लोगों ने यहाँ इनको जेल में डाला, यहाँ पर एक संगठन था मुक्ति वाहिनी, ठीक है। यहाँ पर संगठन कौन था, मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी ने देखा कि ये अत्याचार बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो इन लोगों ने अब धीरे धीरे क्या कर लिया, अपनी रक्षा के लिए, अपनी फैमिली की रक्षा के लिए, अपनी जो फीमेल्स थी उनकी प्रोटेक्शन के लिए इन लोगों ने हथियार उठाया शुरू कर दिया, ठीक है। तो उन लोगों ने प्रोटेक्शन के लिए क्या कर लिया, हथियार उठा लिया। और हथियार उठाया और मारामारी किसके में हो गई, मुक्ति वाहिनी और यहाँ ईस्ट पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे उनमें लड़ाई छिड़ गई, ठीक है। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के जो सोल्जर थे उनके पास हथियार था, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, तो ये लोग मुक्ति वाहिनी उनसे जीत नहीं सकते थे, ठीक है, क्योंकि इनके पास, मुक्ति वाहिनी के पास पैसे की भी कमी थी, हथियारों की भी कमी थी, ट्रेंड भी नहीं थे, ये लोग आम पब्लिक थे, ठीक है। जैसे ये दिखाई दे रहे हैं, ये आम पब्लिक थे, इनका शोषण किया जा रहा था, ये लोग को मार मार के भगाया जा रहा था, खाने को कुछ नहीं दिया जा रहा था, लोग डिस्प्लेस हो रहे थे, तो जाहिर सी बात है किसी के अंदर भी गुस्सा उमड़ेगा ही, है ना। तो अब ये मुक्ति वाहिनी कहाँ है, भारत के पास है। उन्होंने वहां पर, भारत की इस वक्त प्रधानमंत्री कौन है, इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी। ये लोग इंदिरा गांधी के पास आए और इन्होंने कहा कि हमारी हेल्प कीजिए, हमारी सिचुएशन समझिए। उन्होंने सारी की सारी स्टोरी बताई, किस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान को जो कि कैप्चर कर लिया गया है, हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, महिलाओं का रेप किया जा रहा है, ठीक है। उन सारी स्टोरी को समझने के बाद इंदिरा गांधी ने कहा कि ठीक है, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो अब हेल्प करने के लिए यानी कि आर्मी कार्यवाही करनी पड़ेगी, लड़ाई अगर लड़ना है तो आर्मी को इन्वॉल्व करना होगा। उस वक्त हमारे जो आर्मी जनरल थे होते मानेक शॉ, ठीक है,
मानेक शॉ। तो इंदिरा गांधी ने मानेक शॉ से कहा कि एक काम कीजिए, आप आर्मी भेज दीजिए। लेकिन वो उस वक्त जो है, जो मंथ चल रहा था, यही जुलाई अगस्त का महीना चल रहा था। और हमको पता है कि जुलाई अगस्त के महीने में जब बारिश होती है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है नदियों से भरा हुआ है। यहाँ से बीचों बीच से आती है गंगा, यहाँ से आती है जो कि ब्रह्मपुत्रा, और यहाँ पर भयंकर बाढ़ आ जाती है। ठीक है, और बाढ़ आने की वजह से अगर बाढ़ आ जाएगी तो हमारी जो आर्मी है वो पूरी तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाएगी। हमारे जो हथियार होंगे वो स्टक हो सकते हैं। हमारा जो पूरा का पूरा ये क्या कहते हैं कि आवागमन है, रोड है, वो पूरा ब्लॉकेज हो सकता है। ऊपर से चाइना के साथ हमारा टसन चल ही रहा था। अब जैसे ही इंदिरा गांधी ने ये हेल्प करने के लिए कहा तो मानेक शॉ ने सारी सिचुएशन बताई। कहा कि देखिए, हम अभी हेल्प नहीं करेंगे, हमको कम से कम नवंबर दिसंबर तक का टाइम चाहिए, ताकि ये सारा का सारा सिचुएशन यहाँ ड्राई हो जाए, एरिया एकदम क्लीन रहे। और उसके साथ पहले हमें चाइना का भी देखना पड़ेगा, क्योंकि चाइना पाकिस्तान का अच्छा खासा जम रहा था। अगर हम इस साइड में आते हैं, यहाँ इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हो सकता है कि चाइना एंट्री अंदर मार दे। फिर इंदिरा गांधी ने कहा कि नहीं, आपने बात सही कहा। ठीक है, उसके बाद इंदिरा गांधी ने, मानेक शॉ ने कहा कि आप एक काम कीजिए, रसिया के साथ जो कि समझौता कीजिए। इंदिरा गांधी गई रसिया के पास, और रसिया और चाइना के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, पंचशील जैसा। जैसे भारत और चाइना में हुआ था पंचशील, वैसे ही रसिया और चाइना में पंचशील समझौता हुआ था। और उसमें कहा गया था कि अगर रसिया किसी भी मामले में इन्वॉल्व होता है तो चाइना वहां पर नहीं बोलेगा, या चाइना किसी मामले में इन्वॉल्व होता है तो रसिया वहां पर नहीं बोलेगा। समझ में आया? तो इंदिरा गांधी कहाँ पहुंच गई? रसिया में। ठीक है, लड़ाई होने से सारा का सारा प्लान यहाँ बन रहा था, और वो रसिया गई। रसिया में वहां के प्रेसिडेंट से बातचीत करी, वो सारा का सारा वहां रसिया ने कहा ठीक है, हम आपकी हेल्प करेंगे। फिर उन्होंने बताया कि जैसे मैं पाकिस्तान को अगर हम लोग फोड़ने जाएंगे तो चाइना कूदेगा जरूर। तो रसिया ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं करेगा चाइना, अगर मैं उसमें इन्वॉल्व रहूंगा तो चाइना कुछ भी नहीं बोलेगा। बात समझ में आ गया? ओके, अब थोड़ा 2-4 महीने तक मुक्ति वाहिनी सेना लड़ी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही मौसम क्लियर हुआ, मतलब कि एनवायरनमेंट सूटेबल हुआ, हमारे सैनिकों ने यहाँ से छोड़ना चालू कर दिया। यहाँ पहले हमारे आर्मी वाले गए। ठीक है, हमारे आर्मी वाले गए, और यहाँ जितने भी पाकिस्तानी सोल्जर्स थे उन लोग को खूब घूरा, इतनी मार मारा कि आधे तो वो लोग भाग गए। ठीक है, आधे सैनिक उनके भाग गए। उसके बाद अब पाकिस्तान को लगा था कि अभी यहाँ से जो कि क्या ये लोग लड़ पाएंगे, मतलब हम लोग को लोग कमजोर समझ रहे थे। ठीक है, और तो उन लोगों ने क्या किया कि अब धीरे धीरे उसने अपना यहाँ से नेवी लाना शुरू कर दिया। और नेवी में उस वक्त चाइना इसका क्या कहते हैं, यूएसए का दिया हुआ एक सबमरीन था, पीएनएस गाजी। ठीक है, कौन था? यूएस का दिया हुआ ये सबमरीन पीएनएस गाजी, ये यूएस ने दिया था इसको पाकिस्तान को। ठीक है, ये पीएनएस गाजी। और पीएनएस गाजी को ना हिंद महासागर का हाथी कहते थे, कि अगर ये पीएनएस गाजी इस इंडियन ओशियन में है तो समझ लो इंडियन ओशियन में कोई भी नेवी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता है, कोई भी जहाज नहीं चल सकता, इतना खतरनाक था। और इस पीएनएस गाजी के इक्विपमेंट तो खतरनाक थे ही, इसका जो चलाने वाला था, जो लीडर था ना, वो भी बहुत खतरनाक था। और खास तौर पर उस लीडर के बेस पर ही कहा जाता था पीएनएस गाजी क्या है, एक हाथी के बराबर है, उसको कोई संभाल नहीं पाएगा। लेकिन हमारे इंडियन सोल्जर थोड़ी कम है। ठीक है, हमारे जो इंडियन सोल्जर्स थे, अब देखो क्या हुआ था कि जो हमारा जो सबमरीन था उसको कहा गया था ना, मतलब कि पहले तो वो थोड़ा सा खराब था। ठीक है, उसको मेंटेनेंस की जरूरत थी। तब अब लोगों ने कहा कि क्या किया जाए, तो हमारे लोगों ने दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, हमारा जो सबमरीन है वो कहाँ पर मेंटेनेंस होता था, तो विशाखापट्टनम हमारा जो है एरिया, ये सबसे गहरा पोर्ट है विशाखापट्टनम वाला। ठीक है, तो यहाँ पर अंदर ही देखेंगे तो अंदर यहाँ मेंटेनेंस का काम चलता था हमारे ये सबमरीन वगैरह का। ठीक है, अंदर ही अंदर जाकर के वहां मेंटेनेंस होता था। ठीक है, अब बात क्या कही गई कि एक अफवाह फैलाई गई, ठीक है, कि हमारा जो नेवी का ये है, मतलब कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, क्योंकि नेवी में सबसे अगर इम्पोर्टेंट देखा जाए तो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर पर ही हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, एयरक्राफ्ट कैरियर कैसा होता है, जैसे ये हमारा आईएनएस विक्रांत, ये क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर था उस टाइम का। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बहुत सारे अपने
जो फाइटर जेट है उसको लैंड करवा सकते हैं, ठीक है, उसको यहाँ रख सकते हैं, हेलीकॉप्टर रख सकते हैं, ठीक है, कभी भी कहीं से भी उड़ान भर सकते हैं इस पर से, है ना। कैरियर इसका मतलब क्या, ढोने वाला ही है, समझ में। हाँ, अगर कैरियर को डुबा दिया जाए तो समझ लो नेवी बर्बाद, क्योंकि फिर रहेगी नहीं, तुम कहीं लैंड नहीं कर सकते, वहां से कुछ उड़ान नहीं भर सकते, है कि नहीं, तुमको ऊपर ही चक्कर काटना पड़ेगा, है ना। तो उन लोगों ने हमारे सैनिकों ने क्या कहा कि एक काम करते हैं, अफवाह फैलाते हैं कि हमारा जो ये आईएनएस विक्रांत है ना, वो कहाँ पर है, यहाँ पर आया हुआ है, विशाखापट्टनम में, ठीक है, विशाखापट्टनम में आया हुआ है। अब ये अफवाह कैसे फैलाया जाए, तो सब लोग, अब उस वक्त कैसा होता है कि जब भी कोई बातचीत होती है तो हर एक बातचीत ट्रेस होती है, ठीक है। अगर तुम नॉर्मली ऐसे कॉल करोगे कि हाँ ठीक है मैं यहाँ आ रहा हूँ या ऐसे कर रहा हूँ, तो सारा का सारा चीज ट्रेस होता है। तब हमारे जो ये नेवी के सोल्जर्स थे, उन लोगों ने दिमाग लगाया, एक काम करो, अपने अपने घर पे ना कॉल करो। और उस वक्त में क्या होता था कि हर देश में, देखो सबको पता है कि हर कंट्री में हर देश के स्पाई रहते हैं, ठीक है। और कोई ऐसा एरिया जहां पर सोल्जर्स के फैमिली वाले हों या ज्यादातर एक्टिविटी होती हो, तो वहां पर ज्यादा स्पाई देखने को मिल जाएंगे हमें। तो सारे के सारे लोगों ने अपने घर पर कॉल करना शुरू कर दिया कि हाँ अपनी, और खास तौर पर अपनी पत्नियों को कॉल किया, हाँ हम आ रहे हैं आज शाम को, जो है लाल साड़ी पहन के तैयार रहना ठीक है, हम आ रहे हैं, वहां जाएंगे। यानी सब लोग घर पे फोन करने लगे और ये लोग, इनका फोन ट्रेस होने लगा। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, हम आ रहे हैं, किसी से कहना मत। और औरत है औरत का काम पहले जब ये नहीं रहता था, मीडिया नहीं थी, तो घर घर का कुछ कह के पहुंचाने का काम किसका होता था, औरतों का ही होता था। कहते ना दादी उनको कह देना उनके घर पे पूजा है, तो औरत ही घर घर जाकर के सब कहती थी। तो अब यहाँ की औरतें कहने लगी एक दूसरे के साथ, पता है हमारे बुढ़ऊ आ रहे हैं, किसी से बताना मत क्यों आ रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे करते करते सारे मोहल्ले में हल्ला चल गया। और वहां जो स्पाई थे पाकिस्तान के, उन लोग को पता चल गया, ओहो लगता है यहाँ के सारे सोल्जर आ रहे हैं, मतलब कि जो ये विक्रांत है वो कहाँ है, इसमें विशाखापट्टनम में है। अब पीएनएस गाजी जो था, उसने सोचा कि अब जाकर के अंदर से उसी किसको उड़ा दूं, कैरियर को उड़ा देती हूँ या उड़ा देता हूँ। अब वहां से जैसे ही आया, और वहां नीचे हमारा जो सबमरीन था वो मेंटेनेंस से होकर के धीरे धीरे अंदर निकल चुका था। अब यहाँ पर आते हैं और यही लड़ाई शुरू होती है। और यहाँ हमारे जो सबमरीन के जो लीडर्स थे और सारे के सारे सोल्जर्स थे, उन लोगों ने अपनी टैक्टिक्स के हिसाब से इस पीएनएस गाजी को मार के डुबा दिया, ठीक है, पीएनएस गाजी को मार के डुबा दिया। अब जब पीएनएस गाजी डूबा, उसके बाद तो यूएसए पाकिस्तान को जो गरियाया, जो गाली दिया, मतलब यार गजब बात है, साला 65 में तूने मेरे सारे विमान घुमा दिए, ठीक है, उसके बाद सारा का सारा जो कि टैंक जो एक एक दिया हुआ था वो घुमा दिया, तूने, तेरे को दिया मैंने ये पूरा सबमरीन दिया इतना खतरनाक, उसको भी डुबा दिया। मतलब आदमी हो तुम लोग या पैजामा हो, आता वाता है कुछ चलाने, खूब वो सुनाया उसको। और धीरे धीरे वहीं से जो यूएसए था, इसका इंटरेस्ट धीरे धीरे पाकिस्तान से हटने लगा था, ठीक है, ये सारा फालतू इसके पीछे पड़ गए, किसी काम का नहीं है, किसी को होल्ड करके नहीं रख सकता है, ठीक है, ओके। अब जब यहाँ पर इनको पीएनएस गाजी को मार के गिराया गया, तो आज तक जो कि पाकिस्तान ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि पीएनएस गाजी को इंडियन जो सबमरीन थी उन्होंने मार के गिराया। उसने कहा कि पीएनएस गाजी में कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, जिसकी वजह से पीएनएस गाजी ब्लास्ट कर गया, ठीक है। वो लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करते इस बात को। तो यहाँ से तो हमारा नेवी पूरा का पूरा क्लियर हो गया। अब जब यहाँ इसने यूएसए ने सोचा कि भाई, मतलब कि पाकिस्तान ने कहा यूएसए को कि हमारी नेवी तो गई, अब हमारी हेल्प कीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यूएसए बोला कि हाँ हेल्प करने का कर देंगे, लेकिन इतना जल्दी थोड़ी आ पाएंगे, अभी टाइम लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, आगे की स्टोरी देखना, मैप ले लूँ थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ है यूएसए, ठीक है, यूएसए यहाँ से यहाँ तक आने में इसको टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ अपना नेवी लेकर आएगा। तो उससे पहले उसने कहा कि मुझे कुछ वक्त लगेगा। तो अब इस पाकिस्तानियों का देखो, इन लोगों ने क्या कर दिया, इधर राजस्थान वाले एरिया पर अटैक कर दिया। उन लोगों ने सोचा कि अब इंडिया को हम लोग क्या करते हैं, इधर के वाले, सॉरी राजस्थान वहां कहाँ है, यहाँ यहाँ, हाँ ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूँ, इधर वाले एरिया पे लोगों ने अटैक कर दिया, ठीक है। अब
युद्ध छिड़ा है इधर, तो इधर किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग इधर अटैक करेंगे, और यहाँ पर उतने हमारे आर्मी पर्सनल थे नहीं। यहाँ पर साले लोग जो कि 6000 सैनिक लेके घुस गए, 6000 सैनिक, समझ में आ रहा है, 6000 सैनिक टैंक वैंक लेके घुस गए। लेकिन क्या ये कहना इंडियन सोल्जर्स का, यहाँ थे मेजर चांदपुरी, ठीक है, मेजर चांदपुरी डिप्लॉय थे। और मेजर चांदपुरी को कहा गया, ये थे मेजर चांदपुरी, मेजर चांदपुरी को कहा गया कि, और मेजर चांदपुरी के पास केवल 120 सोल्जर थे, ठीक है। तो बॉर्डर मूवी बनी है, उसमें सनी देओल जो है मेजर चांदपुरी का रोल निभाया है, ठीक है। तो मेजर चांदपुरी को कहा गया कि एक काम कीजिए, आप लोग पोस्ट को छोड़ दीजिए, आप लोग वहां जीत नहीं पाएंगे। लेकिन मेजर चांदपुरी ने कहा कि हम सरदार हैं, और एक सरदार 1.25 लाख के बराबर होता है, हम पोस्ट नहीं छोड़ सकते हैं, और इस भारत माँ की दामन में तो ये दाग बिल्कुल नहीं लगने देंगे भाई साहब। और उस वक्त कैसा, जब ये लोग घुसे तो धीरे धीरे इवनिंग का टाइम हो रहा था, और इवनिंग में हमारी जो एयर फोर्स थी वो उड़ान नहीं भर सकती थी, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, और दिखाई भी नहीं देता था रात में, ठीक है। तो किसी भी तरीके से करके अब इनको रोक कर रखना था, या इनको जो कि मार गिराना था, या तो मर जाओ या तो मार दो, ठीक है। ये लोग टैंक लेके घुस गए हैं, कौन, पाकिस्तानी वाले 6000 सोल्जर घुस गए, और यहाँ है हमारे सिर्फ 120 सोल्जर। इन लोगों ने 120 सोल्जर ने इन 6000 सोल्जरों को रोक कर रख दिया रात भर। कैसे किया, तो पहले आए तो इन लोगों ने दिमाग लगाया, एक काम करते हैं, अकेले अगर हम हथियार से लड़ेंगे तो हमारे पास उतना एम्यूनेशन नहीं है, हमारे आर्मी भी उतने नहीं है, हम लोग पूरी तरीके से लड़ नहीं पाएंगे और जीत भी नहीं पाएंगे। तो इन्होंने टैक्टिक्स लगाया, एक काम करते हैं, इनके पहले जो हथियार है ना, इनको खत्म करते हैं, और इनके अंदर डर पैदा करते हैं। तो इन्होंने, ये पूरा बालू एरिया था, यहाँ पर क्या कर दिया, डायनामाइट बिछाना चालू कर दिया, माइंस, और माइंस भी अब कितना है, 120 सोल्जर के लिए कितना माइंस रहेगा, और वहां साले 6000 है वो, तो कुछ माइंस, और कुछ जगह क्या रखा गया, टिफिन रखा गया, टिफिन में बालू भर के, ईटा पत्थर भर के उसको गाड़ दिया गया है, ठीक है। अब रात का टाइम है, थोड़ी पता चल रहा है। अब जैसे ये लोग टैंक लेके घुस के, इनका टैंक ब्लास्ट करना शुरू कर दिया, एक टैंक ब्लास्ट हुआ, 2 टैंक ब्लास्ट हुआ, 3 टैंक, इन लोग को लगा भाई साहब लगता है इंडियन ने यहाँ पूरा का पूरा क्या बिछा लगा है, माइंस लगा रखा है। अब वो लोग रात भर टैंक को अपना छोड़े, और पहले रात भर, अब माइंस लगा रहता है तो वायर लगा रहता है ना, ऐसे एक वायर धीरे धीरे उखाड़ के, और धीरे निकाल के रख रहे हैं। रात भर वो लोग कह रहे हैं संभाल के निकालो, नहीं तो फट जाएगा। धीरे धीरे करते पूरा रात उनका माइंस निकालने में चला गया, और जब सुबह हुई तो देख रहे हैं कि तो सब टिफिन है, ठीक है। और जैसे ही सुबह होती है, यहाँ हमारे एयरफोर्स को ऑर्डर दिया जाता है, और एयरफोर्स आई, धार मारी, पूरा का पूरा यहाँ जितने सोल्जर थे सब खत्म। यहाँ पर ना पूरा का पूरा जो वो लोग टैंक लेकर आए थे, वो टैंक छोड़ के भाग गए, और यहाँ पर टैंकों का कब्र बन गया पूरा, ठीक है। टैंकों का पूरा क्या बन गया, कब्र बन गया। वो लोग अपना टैंक लेने भी नहीं आए, वापस टैंक दे दो हमारा, अच्छा ठीक है, वो भाग गए छोड़ छाड़ के। तो यहाँ जो एरिया था ये हमने संभाल लिया। अब बाकी यहाँ की लड़ाई चल रही थी, तो यहाँ पर अब हमारे इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ना 1 लाख सोल्जर घुसा दिए सारे लोग, 1 लाख सोल्जर, समझ में आ रहा है, पूरा का पूरा 1 लाख सोल्जर इन लोगों ने यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया। और हमारे पास इतने सोल्जर थे नहीं, तो हमारे जो एयरफोर्स के थे उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, हमारे पास अभी आर्मी की कमी है। उन्होंने ना उड़ान भरी, और ना कुछ पैरासूट से कुछ रियल सोल्जर्स को कुदाया, और कुछ डमी सोल्जर्स को पैरासूट लगा करके वहां कुदा दिया, और ऐसे कुदाया और हल्ला कर दिया वायरलेस पे कि हाँ हमारे 10,000 जो पैरा ट्रूपर्स है ना, वो उतर चुके हैं जंग पे। अब कहाँ वो आर्मी वाले और कहाँ वो पैरा ट्रूपर्स की ट्रेनिंग अलग लेवल पर होती है, आर्मी की ट्रेनिंग अलग लेवल पर होती है। एक पैरा ट्रूपर्स कम से कम 20-25 जो कि आर्मी को अकेले संभाल सकता है, आर्मी पर्सनल को, बात समझ आ रही है। अब जैसे ही ये पाकिस्तान को पता चला भाई साहब 10,000 पैरा ट्रूपर्स आ गए हैं, उनकी फट गई, ठीक है, उनकी फट गई। और वहां पर फिर उसके बाद धीरे धीरे लड़ाई होती गई, लड़ाई होते वो जितने भी आर्मी पर्सनल थे ना पाकिस्तानी वाले, वो लोग एकदम डर गए, और डर के मारे उन लोगों ने क्या कर दिया, हथियार डाल दिया, और
93,000 सोल्जर्स ने, 93,000 सोल्जरों ने क्या कर दिया, पाकिस्तानी सोल्जरों ने इंडिया के सामने घुटने टेक दिए। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी बड़ी फौज, पहली बार थी कि इतनी बड़ी फौज ने क्या किया था, अपना हथियार डाला था। अच्छा, ये हथियार डालने से पहले अब जैसे ही इधर की लड़ाई समाप्त हुई, इधर मारे गए लोग, तब तक क्या हुआ था, ये जो यूएसए था, यूएसए अपना ना पूरा का पूरा नेवी लेके पहुंचा। वो तो इससे अपने इंडिया से ऑलरेडी वो वैसे ही नहीं जमता था, क्योंकि इंडिया थोड़ा थोड़ा किसके फेवर में था, रशिया के फेवर में था। हाँ, और कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड चल रहा है, ये चाहता था कि जो भी रशिया के फेवर में रहेगा हम उनको मारेंगे। ठीक है, तो ये अपना ना 7th फ्लीट लेकर के आया, कहा कि हम अगर इंडियन ओशन में 7th फ्लीट लेकर के आया और कहा कि हम इंडिया को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे, न्यूक्लियर वॉर हेड मार देंगे। लेकिन जैसे ही ये पता चला इंदिरा गांधी को ये अपना 7th फ्लीट लेकर के आ रहा है, इन्होंने फोन किया रसिया को, रसिया अपना 40th फ्लीट लेकर आ गया, आके यहाँ पहले ही खड़ा हो गया। ठीक है, और रसिया ने क्या किया, सारे के सारे भी दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे ये है यूएसए का 7th फ्लीट। अब फ्लीट क्या होता है कि एक पूरा का पूरा बेड़ा होता है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर रहता है, डिस्ट्रॉयर रहता है, फ्रिगेट रहती है, ठीक है, छोटी छोटी सप्लायर रहती हैं, जिसमें एमुनेशंस होते हैं, सबमरीन्स होती हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये पूरा का पूरा एक ग्रुप रहता है, समझ लो एकदम। अगर ये किसी समुद्र में किसी का फ्लीट चल रहा है ना, तो समझ लो भाई वो पूरी की पूरी नेवी लेकर के घुस गया है। समझ में आया? तो ऐसे ही इसने अपना 7th फ्लीट लेकर के आया। ठीक है, और इसका जवाब देने के लिए रसिया आ गया अपना 40वां बेड़ा। अब ये देखो, ये रसिया का है। ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, ठीक है, सबमरीन, उधर से सप्लायर, एमुनेशन सब लेकर के आ गया। और कहां पर आके खड़ा हो गया रसिया? सीधा इंडियन ओशियन में। और जैसे ही यूएसए आता है, यूएसए कहा हम तो लेट हो गए, यूएसए ने पाकिस्तान को फोन किया और ऐसे ही आकर के सीधा, पहले तो रसिया ने अपना सारा न्यूक्लियर वॉरहेड सीधा निकाल के रखा था। बोला तू एक चिंगारी लगा, खाली माचिस की तीली बार देख, फिर हम क्या करते हैं, उधर आ देंगे। भाई साहब, यूएसए पाकिस्तान को फोन लगाया, बोला हमसे नहीं होगा, हम लेट हो गए, हम जा रहे हैं। पाकिस्तान चिल्लाते रह गया, अरे मालिक बचा लो, मालिक मार डालेंगे ये लोग हमें। लेकिन यूएसए सुना नहीं, बोला हट मर जा तू, साले तेरे चक्कर में हम मर जाएंगे। उधर देख नहीं रहा रसिया आया हुआ है। यहाँ से यूएसए रिटर्न हो गया। अब जब यूएसए रिटर्न हुआ, उसके बाद यहाँ पर जो है, जो ये वाला वेस्ट बंगाल वाला एरिया था, यहाँ पर इनके 93,000 सोल्जर्स थे। ठीक है, 93,000 सोल्जर्स। 1971 में इंडियन आर्मी ने डिफीट किया, कितने? पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स को डिफीट किया। और यहाँ पाकिस्तानी जनरल और हमारे जो जनरल थे उनके बीच में सिग्नेचर होता है। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद ये 93,000 जो सोल्जर थे, इन लोगों ने सरेंडर कर दिया। अब बताओ, 93,000 सोल्जर, अगर किसी देश के 93,000 सोल्जर्स सरेंडर कर रहे हैं, तो उसमें शर्म आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बताओ, ऐसे सोल्जरों, वो लोग जिंदा कैसे रहे साले ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता है। पता, और यहाँ पर ना इंडिया की भी एक गलती है, जब इतने लोगों को तुम पकड़ लिए थे, इसी वक्त ये ना जम्मू कश्मीर वाला मामला भी सल्टा लेना चाहिए था। समझ में आ रहा है क्या? ये जो कब्जा, ये लोग पाकिस्तान पीओके वाला जो ये एरिया था, इंडिया को कहना चाहिए ना, हम 93,000 सोल्जर्स को तो छोड़ेंगे तभी जब हमारा पीओके वापस करोगे तब। और ये सही, ये अच्छा मौका था यहाँ पे इस चीज को जो कि कर सकते थे, और ये हमारा मुद्दा भी सॉल्व हो गया होता, और ये लोग को भागो साले लुंगी पहन के भगा भी देते हैं यहाँ से। ठीक है, हाँ। और फिर उसके बाद जब ये सारा का सारा कुछ हुआ, लेकिन इंडिया भी नहीं, उसमें पता नहीं ये लोग का दिमाग कहाँ रहता है कि किस तरीके से काम करते हैं, आधा अधूरा तो काम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हुआ, डील साइन होता है। डील साइन होने के बाद यहाँ पर शिमला मतलब कि शिमला में फिर एक बैठक होती है। ठीक है, शिमला में वापस से बैठक होती है, और 1972 में जाकर के, एक्चुअली में 1972 में जाकर के पाकिस्तान जो है, ये ईस्ट पाकिस्तान को ये कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम लोग एक स्वतंत्र देश, हाँ, अपना जो कि स्वतंत्र देश हो जाओ। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने वहां पे शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ा,
और छोड़ करके वो आए वहां पर अपना वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन जैसे ही इलेक्शन होता है पाकिस्तान ने शेख मुजीबुर रहमान के सारे परिवार को मरवा दिया। पाकिस्तान ने शेख हसीना, हाँ बता रहा हूँ, सारे के सारे परिवार को मरवा दिया। लेकिन उनकी एक बेटी थी जो लंदन में पढ़ाई कर रही थी, तो शेख हसीना, ठीक है, उनकी जो ये बेटी थी ये शेख हसीना, ये लंदन में पढ़ाई कर रही थी, सिर्फ यही बच पाई, नहीं तो उनका पूरा का पूरा शेख मुजीबुर रहमान का पूरा जो ये था परिवार था, फैमिली था, वो मार दिए गए। बात समझ में? और जब 93,000 सोल्जर्स को पकड़ा गया था तब वो शिमला समझौता के तहत इंडिया और पाकिस्तान में पैक्ट साइन हुआ कि भाई अब जो है हम लोग तुम्हारे सोल्जर्स को छोड़ तो देंगे लेकिन तुम लोग कभी वापस अटैक नहीं करोगे, सीज फायर हो गया यहाँ पे। तो ये गलती तो मुझे सीधा सीधा नजर आती है कि ये एरिया ले लेना चाहिए था उसी वक्त। यूएनओ भाड़ में गया साला, यूएनओ कुछ नहीं कर सकता था। यहाँ 93,000 सोल्जर पकड़े, एक का गला काटते हैं ना तो सीधा हो जाता है सब, ठीक है। लेकिन क्या करे, भारतीय फौज है, बिना मिनिस्टर्स के ऑर्डर के कुछ कर नहीं सकती, समझना। तो इस तरीके से 1971 में हमने जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर है ये जीता, और ये ईस्ट पाकिस्तान जो है 1972 में बांग्लादेश के नाम से जाना गया। इसीलिए जब भी शेख हसीना आती हैं तो शेख हसीना मतलब कि भारत में आती हैं, हमारे रिश्ते काफी अच्छे खासे हैं भारत और बांग्लादेश के। कभी कभी हो जाता है ऊपर नीचे, जैसे दोस्तों में खटपट हो जाती है कभी कभी, वैसे हो जाता है। लेकिन हमारी जो बांग्लादेश के साथ पॉलिटिकल अलायंस है या पॉलिटिकल जो रिलेशन है वो काफी अच्छे हैं, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, समझ में। तो ये पूरा का पूरा जो ओवरव्यू था किसका, 1971 वॉर का, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं? पूरा फ्लीट क्या होता है, कहानी समझ में आई? और ये हमारा आईएनएस राजपूत उस वक्त का डिस्ट्रॉयर था। ये डिस्ट्रॉयर भी बोलते हैं ना कि डिस्ट्रॉयर काफी नेवी, इसने भी काफी हेल्प करा था पाकिस्तानी जो नेवी थी उनको डिस्ट्रॉय करने में। नाम ही है डिस्ट्रॉयर, तो डिस्ट्रॉय तो करेगा ही। बाकी पाकिस्तान है, उन लोग को कुछ आता जाता नहीं, दूसरे के रहमो करम पर पलते हैं, दूसरे के रहमो करम पर बढ़ते हैं। उनकी अपनी खुद की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, दूसरे से हथियार खरीदेंगे और आतंकवादी पैदा करेंगे और आतंकवादी घुसाएंगे भारत में। और जब उनके यहाँ इलेक्शन होगा तो ये क्या कहेंगे, इंशाअल्लाह हम कश्मीर वापस लाएंगे। ये लोग अपने किसी भी काम को करने से पहले धर्म को हमेशा आगे रखते हैं। ये नहीं कहते कि हाँ हम कश्मीर वापस लेंगे या भारत से जीतेंगे, ये कहेंगे इंशाअल्लाह हम ये करेंगे। समझा रहा है? तो कभी भी जब कोई इंसान रिलीजन को आगे रखता है ना तो समझ लेना वो बहुत कमजोर है, क्योंकि रिलीजन एक ऐसा मुखौटा है जिसको तुम ओढ़ करके ना बहुत लोगों को चूरन दे सकते हो और लोग तुम्हारी बातों में आ जाएंगे, ठीक है। तो कभी भी जब भी कहीं ऐसा मैटर हो, कोई रिलीजन को लेकर के तुमको कुछ कह रहा हो तो बहकना नहीं है, ठीक है। हमेशा न्यूट्रल रहना है, सोचना है क्या सही है क्या गलत है, क्या रिलीजन जो इंसान सामने वाला कुछ कह रहा है उससे तुम्हारे लिए कुछ बेनिफिट है क्या, या तुम्हारे उसकी वजह से सोसाइटी में कुछ चेंज आएगा क्या। अगर कुछ हो रहा है तो ठीक है, लेकिन नहीं हो रहा है तो उसमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि इंसान को अगर कोई पागल बनाता है तो दो ही चीजें, एक तो रिलीजन और दूसरा पॉलिटिक्स, समझा। तो ना ही इस देश में बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट, ये हमेशा याद रखना, कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना और ना ही किसी रिलीजन में, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कौन सा भी, सब इतना हमेशा याद रखना कि हर रिलीजन अपनी अपनी जगह ठीक है, बस उसको जो बताने वाला रहता है वो अपना एजेंडा चलाता है, वो किस तरीके से तुम्हारे सामने चीजों को परोसता है, ठीक है। तो उसको पहचानने की ताकत ये धीरे धीरे कैसे आएगी, लोगों को पढ़ करके। और पाकिस्तान में पढ़ाई का दूर दूर तक नामो निशान नहीं रहता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सारा का सारा। आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।